स्टूडेंट्स, बेटा हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कर रहे थे। ठीक है, बुक रीडिंग भी इसकी मैंने थोड़ी स्टार्ट की थी, लेकिन 10th क्लास में क्या होता है कि सिलेबस ज़्यादा होता है तो सारी बुक रीडिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं आपको बुक से रीड करवा दूँगी, बुक से अंडरस्टैंड करवा के समझा दूँगी। बाकी जितने भी लेसन्स के टॉपिक हैं, सपोज़ करो यही लेसन है जैसे आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो क्या होता है इसमें कि जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना वो सारे क्वेश्चंस हमने करने ही होते हैं। तो बुक रीडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे बुक इन्हीं पे बेस हैं। आपकी जो बुक के टॉपिक है ना वो सारे क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो मतलब कि वो जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बुक के टॉपिक में से ही उठाए गए हैं। ठीक है, अब छोटी क्लासेस की तरह नहीं है जैसे 8th और 9th में हम सिर्फ बैक एक्सरसाइज करते थे, तो अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या करना है, जितने भी आपकी बुक में टॉपिक होते हैं ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाने होते हैं। जैसे बुक में अगर टॉपिक है क्रोजन ऑफ मेटल, तो क्रोजन ऑफ मेटल पे क्वेश्चन उठा लेने हैं 2-3। समझ आ रहा है ना आपको? मतलब टॉपिक उठा उठा के क्वेश्चंस करने हैं। तो बुक रीडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है 10th में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको मैं समझा दूँगी। स्कूल तो वैसे भी आपके लग ही जाने हैं, तो बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप स्कूल टाइम में मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो आप अलग से मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अभी फर्स्ट डेफिनेशन आपकी फ़िज़िकल चेंज। फ़िज़िकल चेंज क्या होता है बेटा? द प्रोसेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंजेस एंड नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। कह रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि जब किसी भी जब किसी भी प्रोसेस में या किसी भी मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती है, नहीं होती है, तो और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो हम उसे क्या बोलते हैं? फ़िज़िकल चेंज। कह रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और कोई न्यू चीज़ नहीं बनती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ़िज़िकल चेंज। फ़िज़िकल चेंज आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, फ़िज़िकल चेंज में ये आ जाता है जैसे कि आपने आइस का वाटर बनाया। फ़िज़िकल चेंज तो सेम है ना, फ़िज़िकल चेंज मतलब है तो वो वाटर की ही बनी ना। अब इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है आपको, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस को मेल्ट करके क्या बना? वाटर बना। फिर से वाटर को अगर आप फ्रीज़ करोगे तो फिर से क्या बनेगी? आइस बनेगी। मतलब उनकी जो फिज़िकल नेचर है ना वो क्या चीज़ है? पानी है। वो पानी ही रहेगी, पानी से कुछ और तो नहीं बन जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पानी से वो आग बन गई, जब पानी से वो फूड बन गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। मतलब उनकी जो फिज़िकल नेचर है वो सेम रहेगी। तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? फिज़िकल चेंज। सेकेंड एग्जाम्पल है डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट और शुगर इन वाटर। साल्ट और शुगर को अगर आप वाटर में मिक्स करोगे तब भी उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या रहेगी? वैसे ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया ना उसके अंदर। हमें पता ही नहीं चला कि साल्ट और शुगर दिखेगी ही नहीं, तो हम क्या सोचेंगे कि ये चीज़ क्या है? वैसी की वैसी ही रही जैसे पहले थी। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ़िज़िकल चेंज। केमिकल चेंज थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। केमिकल चेंज में क्या होता है, जब ये प्रोसेस होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं जिस भी चीज़ को आप रिएक्ट कर रहे हो, और न्यू चीज़ बनती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बना, उसकी तो पूरी की पूरी क्या हो गई? नेचर ही चेंज हो गई। दूध कैसा होता है? दूध का टेस्ट अलग होता है, कर्ड का टेस्ट अलग होता है। ठीक है, सेकंड हो गई डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी। फूड का हमारी बॉडी में डाइजेशन होना। 9th की एग्जांपल की बात करूँ तो 9th में आपने पढ़ा था बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ वुड। ये क्या होते थे? केमिकल चेंज होते थे। मतलब बर्निंग ऑफ वुड में क्या किया आपने, जब वो एक बार वुड को जला दिया आपने तो फिर वो वुड तो नहीं रहा ना, फिर उसका क्या बन गया? कोल बन गया। बर्निंग ऑफ कैंडल भी सेम, जब आपने एक बार कैंडल को बर्न कर दिया तो पीछे उसका वैक्स तो रहा नहीं, वैक्स पहले जितनी क्वांटिटी में नहीं रहा ना मतलब उसकी जो हीट है वो कहाँ चली गई? जब आपने कैंडल को जलाया तो उसकी जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, कहने का मतलब है केमिकल चेंज में क्या होता है, डिफरेंट चीज़ मिलती है हमें रिएक्शन के बाद। और फिज़िकल चेंज में ऐसा नहीं होता। फिज़िकल चेंज में फ़िज़िकल नेचर उसकी सेम रहती है। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन आपकी केमिकल रिएक्शन। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं आप, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को लेते हैं और उनको रिएक्ट करते हैं, फिर हमें कोई न्यू चीज़ मिलती है।
तो हम इस ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सपोज़ करो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, आपकी फ़र्स्ट एग्जांपल ये दे रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या करते हैं हम, सपोज़ करो हमारे पास आयरन है। आयरन जब भी क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर आप वाटर ले सकते हो, मॉइस्चर को वाटर ही होता है मॉइस्चर। जब आप इन तीनों चीज़ों को रिएक्ट करोगे ना, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, रस्ट। क्या होगा, रस्ट। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, 2 या 3 एलिमेंट को क्या करते हो, मिक्स करते हो, तो आपको न्यू चीज़ मिलती है। वो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नीचे इसकी 2-3 एग्जांपल्स दे रखी हुई हैं, वो आपने कर लेनी है। रस्टिंग ऑफ आयरन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का भी आपको पता है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, आपने देखा हुआ है क्या करते थे, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये मिक्स होती हैं चीज़ें, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, मतलब 2-3 चीज़ें मिक्स हुई तो क्या मिला, हमें ग्लूकोज मिला। इसी तरह से रेस्पिरेशन, इसमें भी रिएक्शन होती है। डाइजेशन ऑफ फूड जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो भी आपको पता है, उसकी भी अलग अलग चीज़ें बनती हैं। फूड का ब्लड बनता है, फूड की एनर्जी बनती है, फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है, और वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन पता चला ना आपको, कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को आप ऐड करते हो तो आपको न्यू प्रोडक्ट मिलता है। केमिकल इक्वेशन भी इसी से निकला है। केमिकल इक्वेशन होता है जब आप क्या करते हो, रिएक्शन को सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। जब आप किसी रिएक्शन को सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक ही चीज़ है, फ़र्क बस इतना है, वो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हम सिंबल फॉर्म में नहीं करते, और केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये बताई हुई है यहाँ पे, जैसे ये रिएक्शन बताई हुई है, Zn प्लस H2SO4। ठीक है, ये 8th क्लास में आपने पढ़ी हुई है ये रिएक्शन। जिंक प्लस H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ZnSO4। ZnSO4 क्या चीज़ है, जिंक सल्फेट। याद रखना है, SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। जिसके साथ भी ये जुड़ेगा ना, उसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेट। H2SO4 आप बोलोगे मैम आपने इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोला, तो इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, इसका सिर्फ नाम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोला जाता है। और जब हमने इन दो रिएक्टेंट को ऐड किया तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं इसी 4th डेफिनेशन से ही देख लीजिए। रिएक्टेंट होते हैं जिन चीज़ों को आप क्या करते हो, ऐड करते हो। ठीक है, जैसे ये लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड, एरो के इस साइड वाले जो एलिमेंट होते हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड वाले, और एरो के दूसरी साइड वाले जो एलिमेंट होते हैं वो राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट कहलाते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड वाले जो एलिमेंट को जब आप ऐड करते हो तो हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है। लेफ़्ट हैंड साइड वाले जो एलिमेंट है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है रिएक्टेंट। ठीक है, जिसको मैंने सर्कल किया, ये लेफ़्ट हैंड साइड के एलिमेंट है, इनको आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ये क्या कहलाएंगे, आपके रिएक्टेंट। और रिज़ल्ट में जब आपको क्या मिला, रिज़ल्ट में जब आपको जो न्यू चीज़ें मिली वो हमारी क्या कहलाएंगी, प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड वाले जो एरो के जो लेफ़्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट है वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, और एरो के जो राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट हैं, मतलब जो रिएक्ट होने के बाद हमें न्यू एलिमेंट मिलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको समझ आ गया होगा, डेफिनेशन खुद लर्न कर लेनी है, समझा मैंने दिया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कितनी टाइप्स की केमिकल इक्वेशन होती हैं, केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब आप क्या करते हो, जो आपने पीछे केमिकल इक्वेशन की, जब आप उसको बैलेंस कर देते हो। ठीक है, अब बैलेंस क्या होता है, बैलेंस करना होता है कि उनके जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो सेम करना। लेफ़्ट हैंड साइड पे जितने किसी एलिमेंट के एटम है उतने ही राइट हैंड साइड पे करना। ठीक है, समझाती हूँ अभी मैं, देखिए जैसे सपोज़ करो ये मैं H2, एक मिनट,
जैसे मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास H2 और O2 है, सॉरी, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, H2 और O2 को रिएक्ट कर रही हूँ, ठीक है। H2 और O2 को रिएक्ट करके सामने दिख रहा है मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक है बेटा। H2O तो मिल गया, लेकिन आप खुद देखो उधर ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये वाली जो साइड है, इसमें आप देख रहे हो H2 के तो 2 ही एटम है, ये 2 लिखा हुआ है ना। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ अच्छी तरह से, वेट करो। मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या था, H2 प्लस O2, ठीक है बेटा। रिएक्ट करके मुझे क्या मिला, वाटर मिला, ठीक है। अब उसके बाद कलर दूसरा ले लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये आपको पता चल गया, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 हैं, तो राइट हैंड साइड पे भी कितने 2 हैं। इसको तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, ये देखो, ये जो नंबर लिखा हुआ है कितने हैं, 2 हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे देखें तो कितने हैं, सिर्फ 1 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए इस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब जितने लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं ना, उतने ही राइट हैंड साइड पे होने चाहिए। लगा पता बेटा। आगे जब बार बार हम ये ऐसी रिएक्शंस करेंगे ना, तो आपको और क्लैरिफाई होगा, मतलब और पता चलेगा। ये मतलब छोटी सी केमिकल रिएक्शन ली है, आगे तो बड़े बड़े फार्मूले भी आएंगे, उनको भी इसी तरह से बैलेंस करना है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, राइट हैंड साइड पे इस रिएक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट आया हुआ है ना, सॉरी एक कंपाउंड आया हुआ है ना, तो कई बार क्या होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर 2-3 है, तो राइट हैंड साइड पे भी जो हमारे प्रोडक्ट बने वो भी हमें 2 या 3 मिलते हैं। तो तभी भी ऐसे ही करना है जैसे मैं इधर कर रही हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड में मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को ऐड करके देखे मैंने कि ऑक्सीजन के 2 हैं और इधर कितने हैं, 1 है। वैसे ही बड़ी रिएक्शन में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ऑक्सीजन के इधर 1 है तो मुझे करने हैं सेम। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, ठीक है। अब ऑक्सीजन के देख लो कितने हो गए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मैंने नीचे ही लगाना है, आगे भी लगा सकती हूँ। ऑक्सीजन के हो गए 2, ऑक्सीजन के हो गए 2 और इधर भी 2 है। अब हाइड्रोजन के देखे जाए तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, आगे 2 पीछे भी 2, 2 × 2, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन के ज़्यादा हो गए, हाइड्रोजन के वैलेंस नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के आगे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के अब देख लीजिए, हाइड्रोजन के उधर लेफ़्ट हैंड साइड पे भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। तो इस तरह से रिएक्शन को क्या किया जाता है, इस तरह से रिएक्शन को किया जाता है बैलेंस। देखिए आपकी फर्स्ट बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। H2 + O2 2H2O। सेकेंड वाली बेटा आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सेकेंड वाली खुद करनी है और 3-4 एग्जाम्पल्स और नेट से, बुक से, जहाँ से मर्जी करो, 3-4 एग्जाम्पल अपनी जब आप होमवर्क करोगे तो उसमें ऐड करनी है, ठीक है। चाहे सिंपल करो, जैसे भी आपको समझ आता है, मतलब वैसे करनी है आपने। जो सेकेंड वाली मैं समझा देती हूँ, लेकिन कोई 2 एग्जाम्पल और आपने इसमें ऐड कर लेनी है, ठीक है। मुझे पता चलना चाहिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड वाली में देखिए क्या किया हुआ है। सेकेंड वाली में हमने क्या किया है, सेकेंड वाले में हमने लिया है आयरन प्लस वाटर, ठीक है। ये 2 चीज़ों को ऐड कर रहे हैं हम। ये जो आगे 3-4 लिखा हुआ है ना, ये बाद में लिखा हुआ है रिएक्शन को बैलेंस करके। अब क्या करना है, प्रोडक्ट क्या मिला वो तो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि अभी आप बनाना सीख रहे हो ना, अभी आपको पता नहीं है। बार बार जब आप करोगे तभी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। कोई भी चीज़ सीधे एकदम से नहीं आ जाती है। एक तो आपने 9th में भी इतनी प्रैक्टिस नहीं की है फार्मूलों की, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो बेटा आपको आएगी, ठीक है। बार बार जब करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा आपको। अब क्या करना है, इन दोनों को रिएक्ट किया ना तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe3O4। इस पूरे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। याद रखना है, Fe3O4 बनता है जब भी आप Fe + वाटर को ऐड करते हो, ठीक है। समटाइम्स ये भी बनता है Fe4O3। वो हायर क्लास में आप पढ़ोगे कि Fe4O3 कब बनता है और Fe3O4 कब बनता है। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनता है आपका Fe3O4 प्लस आपका
H2 निकलता है, कभी भी H अकेला नहीं निकलता, ठीक है। कोई कोई रिएक्शन होती है जिसमें आपका जो H है वो अकेला निकले, ऐसे हमेशा हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो हाइड्रोजन गैस, कोई भी जो गैस निकलती है ना वो कभी भी सिंगल आइटम में नहीं निकलती, मतलब उसको क्या चाहिए, टू एटम होने चाहिए उसके साथ। ये जो नीचे लिखती हूँ ना मैं 3, 2, 4, ये क्या चीज़ होती है, ये इनके एटम है, ठीक है। Fe3 लिखा हुआ है, जैसे Fe3 लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ Fe3, तो इसका क्या मतलब है कि आयरन के 3 एटम। O4 लिखा हुआ है तो मतलब क्या मतलब हुआ, ऑक्सीजन के 4 एटम, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करना है, यहाँ पे Fe3 है तो उधर तो कितने हैं, उधर 2 ही हैं, तो आपको पता आगे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। अब दोनों साइड 3 हो गए, 3Fe, इधर भी Fe3। अब O4 लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है O4, लेकिन उधर देखो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, यहाँ पे O कितने दिख रहे हैं आपको, O एक ही है, लेकिन इधर O4 है, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा 4, ठीक है बेटा। O4 हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो गए, 4 2 का 8, हाइड्रोजन हो गए 8। लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 ही हैं। अब क्या करें, अब क्या करना है, ये इसके आगे भी क्या लगा लेना है, 4, ठीक है। तो इस तरह से आपकी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी वैलेंस। अब यहाँ पे इसने लिखा नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन के आगे आप लिखोगे 4H2, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये आपने करेक्ट कर लेनी है कॉपी से, ठीक है। H2 लिखा हुआ था ना, उसके आगे 4 भी आएगा, अगर नहीं लिखोगे तो फिर आपकी गलत हो जाएगी। अब नीचे लिखा हुआ सेकंड टाइप जो है केमिकल इक्वेशन की, वो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड में सिंपल होती है, बिल्कुल बैलेंस करने का चक्कर नहीं रहता, जैसे मर्जी एलिमेंट को ऐड कर दो, जो भी रिज़ल्ट बना वो हमारा प्रोडक्ट है, और बैलेंस करने की टेंशन नहीं होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन, नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। रिएक्शंस को बैलेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों करते हैं हम इसको बैलेंस, बिना बैलेंस करे नहीं हमारा काम चल सकता। सुनिए, तो क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये जो डेफिनेशन है ये आपको सुनी लग रही होगी, 9th क्लास में आपने ये वाला जो लॉ है ये बहुत बार पढ़ चुके हो, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जो मास है, किसी भी चीज़ का मास जो है, ना आप उसको बना सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब जितनी चीज़ आपने ऐड की ना, उतनी ही चीज़ आपको रिएक्ट होने के बाद मिलेगी, ये ला हमें ये बोलता है। मतलब टोटल मास जितना लेफ़्ट हैंड साइड पे था एलिमेंट्स का, उतना ही टोटल मास उनका आफ्टर रिएक्शन के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो इस लॉ को वैलिड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉ को ट्रू करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। यही लॉ हमें बताता है कि जब आप रिएक्शन करते हो तो जितने लेफ़्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, उतने ही राइट हैंड साइड पे एलिमेंट्स के क्या होंगे, एटम्स होंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको, अभी बता रही थी मैं, जैसे ये एग्जांपल दी ना मैंने आपको, H2+O2। अब एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट तो पता ना, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है, एटम। तो मैंने क्या बोला कि लेफ़्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स के जितने एटम होंगे रिएक्ट होने के बाद, राइट हैंड साइड पे भी उनके उतने ही क्या होंगे, एटम होंगे। तो ये हमें कौन बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। जितनी भी ये मैंने जो आपको डेफिनेशंस करवाई हैं ना, ये आपने सारी की सारी आज लर्न करनी है, साथ साथ में आप मेरे लर्न करोगे, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक करवाते जाऊंगी आपने लर्न करते जाना है। आज इतना ही रखेंगे, इसके बाद कल मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाऊँगी, ठीक है बेटा। होमवर्क कर लेना है और ये लर्न भी कर लेना साथ साथ में। थैंक यू बेटा।